ब्रिक्स के मंच से भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत सामने आई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से आतंकवाद के मुद्दे पर जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर कड़ा संदेश दिया है। सम्मेलन के संयुक्त घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए उसकी बेहद कड़े शब्दों में निंदा की गई। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ही एकमात्र विकल्प हमारे पास है और इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई भी देश तटस्थ नहीं रह सकता है। ब्रिक्स है क्या, जरा ये भी आपको बताते हैं। ब्रिक्स उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये है इसके सदस्य देश। 2009 में इसकी स्थापना हुई। इसके 5 सदस्य देश हैं जिनका नाम अभी अभी हमने आपको बताया। साल 2010 में शामिल हुआ था दक्षिण अफ्रीका, इसमें यानी जुड़ गया था। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये इसमें शिरकत करने के लिए ब्राजील प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की संयुक्त घोषणा पत्र में कौन कौन सी अहम बातें हैं? सबसे बड़ी बात, आतंकवाद पर प्रधानमंत्री मोदी का कड़ा संदेश। पीड़ित और समर्थक को एक तराजू में हम नहीं तोल सकते हैं। निजी स्वार्थ के लिए आतंकवाद का पक्ष लेना अमान्य है। आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। पहलगाम हमला भारत की आत्मा पर हमला था। आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। आतंकवाद को किसी धर्म, नस्ल से नहीं जोड़ सकते। आतंकवाद को राष्ट्रीयता या सभ्यता से नहीं जोड़ा जा सकता। सभी आतंकी संगठन न्याय के घेरे में लाए जाएं। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक तरीके से अमेरिका पर भी ये प्रहार है, क्योंकि जिस तरीके का दोहरा रवैया अमेरिका कर रहा है उस पर भी अपनी स्थिति और अपना रुख स्पष्ट करते हुए इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। तो आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश दिया गया है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हो, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। एकमात्र विकल्प ही यही है। इस नीति से नहीं किया जा सकता कोई समझौता। आतंकवाद के खिलाफ जंग लगातार भारत लड़ रहा है। कोई देश नहीं रह सकता है तटस्थ। ये तमाम स्टेटमेंट दिए गए हैं। दरअसल 22 अप्रैल को आतंकी हमला पहलगाम में हुआ था। 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। आतंकी हमले में कई लोग घायल हुए थे। भारत ने चलाया था फिर ऑपरेशन सिंदूर। आतंकी हमले का बदला पाकिस्तान से लिया गया। इसके साथ ही ग्लोबल साउथ का जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। ये एक ऐसा मुद्दा है जो प्रधानमंत्री मोदी अक्सर उठाते रहे हैं। ब्रिक्स 2025 में ग्लोबल साउथ पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि ग्लोबल साउथ की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। ग्लोबल साउथ दोहरे मानदंडों का शिकार हो गया है। ग्लोबल साउथ के बगैर ये जो विश्व है वो बिना नेटवर्क के फोन जैसा है। जलवायु, सतत विकास और तकनीकी पहुंच जैसे जो मुद्दे हैं उस पर राय रखी जानी चाहिए। ग्लोबल साउथ को केवल सांकेतिक सहयोग ही अब तक मिले हैं, लेकिन वास्तविक सहयोग अभी तक नहीं मिला है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कही गई। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, कई अहम मुद्दे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आतंकवाद को लेकर की जो अपनी स्थिति है और भारत की स्थिति है, जो रुख है, वो प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है। जीरो टॉलरेंस नीति की बात उनकी तरफ से की गई और इनडायरेक्टली अमेरिका पर भी निशाना साधा गया। उन्होंने साफ कहा एक तराजू पर आप दोनों को नहीं तौल सकते। देखिए, क्योंकि मैं भारत की सिटीजन की तरह अगर बात करूं तो मैं ये जाहिर तौर पे कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के सम्मेलन के दौरान दहाड़े हैं। उन्होंने ना सिर्फ आतंकवाद परस्त कंट्रीज जो चुप रहते हैं, जो स्टैंड नहीं लेते, उन तमाम कंट्रीज को ये बताया है कि चुप रहना मतलब आतंकवाद का सहयोग करना है। लेकिन इससे पहले क्यों ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा कई बातों की इम्पोर्टेंस है, ये समझना ज़रूरी है। हम सबको पता है कि ब्रिक्स महत्वपूर्ण है, पर क्यों है? क्योंकि किस मन से वो बात दोहराई जा रही है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ब्रिक्स क्या है, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको समझाते हैं। देखिए, ये 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। ब्राजील हुआ, साउथ अफ्रीका जो अभी 2010 में ज्वाइन हुआ, भारत है, चाइना है और रशिया है। ये 25% जो इकोनॉमी है दुनिया की, उसको होल्ड करता है, 25%। इसके अलावा आप देखेंगे तो 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन होल्ड करता है। इंडिया है, चाइना है, इसमें
40% वर्ल्ड पॉपुलेशन होल्ड करता है। तो आप जाहिर तौर पे जब ब्रिक्स में संबोधित कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। इसके साथ साथ आप दुनिया में ये जो ब्रिक्स सम्मेलन है, ये ग्लोबल जिसका आप अभी जिक्र कर रही थी, ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनने की कोशिश करता है। तो जाहिर तौर पे जब हम इस पूरे दौरे का जिक्र करते हैं तो बताते हैं कि कैसे ग्लोबल साउथ की आवाज़ मजबूत होगी और इंडिया उसकी लीडरशिप की भागीदारी में आगे बढ़ रहा है। तो जाहिर तौर पे ये मैसेज पूरे ग्लोबल साउथ में जाता है। दूसरा, वहाँ चाइना मौजूद था और पीठ पीछे जो चाइना मदद कर रहा था उसको एक बड़ा संदेश गया है, अमेरिका को गया है, टर्की को गया है और वो तमाम देश जो चुपचाप, और ये खास बात कही गई कि मुक्त दर्शक बने रहना भी सहयोग करना होता है टेररिज्म की बात पे। आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया था। इसलिए ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि अगर टेररिज्म का जिक्र नहीं होगा तो फिर बात भारत की तरफ से आगे नहीं बढ़ेगी। अब आप देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ब्रिक्स के। तो सबसे पहले जाहिर तौर पे जो ये मल्टीपोलर दुनिया बनाना है। पहले होता था सिर्फ अमेरिका रशिया बाइपोलर यूनिपोलर, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य है कि कोई यूनिपोलर कोई बाइपोलर नहीं, और इसमें भारत की बड़ी भागीदारी रही है। तो ये जो 5 ब्रिक्स की 5 देश हैं, ये चाहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड रहे जिससे एक बैलेंस बना रहे। इसके साथ साथ ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड साझा करना, ट्रेड और इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन बनाना, फिर साथ में है ग्लोबल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, उसमें रिफॉर्म की डिमांड। अब IMF ने क्या किया, इसीलिए ये ब्रिक्स का जो ये मंच है ये महत्वपूर्ण होता है कि IMF ने आओ देखा ना ताओ पाकिस्तान को उस समय पैसे दे दिए जब वो आतंकवाद भेज रहा है, जब वो लगातार भेजता आ रहा है, जब वो बिना वजह उलझ रहा है तो IMF उसे पैसे दे रहा है और उसमें अमेरिका का अप्रूवल है, तो उसके रिफॉर्म्स की बात वो करता है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और ये काम है ब्रिक्स का। इसके साथ साथ आप देखिए टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज़ को भी सुनाई दिया जाए। तो अक्सर ये, क्योंकि जब एक समय वर्ल्ड यूनिपोलर बाइपोलर दुनिया होती थी तो डेवलपिंग कंट्रीज की बात ही नहीं सुनी जाती थी, सिर्फ डेवलप कंट्रीज तानाशाही बताते थे कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये तय हो गया है तो वो होगा। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं और इस ब्रिक्स और इस तरह छोटे जो ये ग्रुप्स बने हैं उनका यही कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो भी भागीदार होंगी डिसीजन मेकिंग में। तो आप ये बताना मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है शिखा कि क्यों ब्रिक्स इतना इम्पॉर्टेंट है जब उसके मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दहाड़ते हैं, हुंकार लगाते हैं कि टेररिज्म को लेकर देयर विल बी नो टॉक्स। अगर टेररिज्म है तो बातचीत, डायलॉग नहीं हो सकता। टेररिज्म पे कोई जिसे बोलते हैं कि हम कंफर्टेबल नहीं होंगे, और जो कंट्रीज चुप रहना चाहती हैं वो एक दिन इसका दंश झेलेंगी। तो इसको लेके देयर इज नो बार्गेन, और जिस कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री ने इसको कहा है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और यही वजह थी कि हम पहले दिन से जब इस 5 देशों के दौरे का जिक्र कर रहे थे तब हम ये कह रहे थे कि ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री एंटी टेररिज्म, तो पहलगाम पे खुलकर प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चाइना को, टर्की को, अमेरिका को और वो सारे देशों को जो चुप खड़े रहे। लेकिन अब जब भी बात होती है एक्ट की तो उसका रेपरकर्शन क्या होगा, उसके जवाब में क्या कुछ सामने आएगा? क्योंकि अभी भी जो ऑपरेशन है वो भारत की तरफ से चालू है पाकिस्तान के खिलाफ या फिर आतंकी संगठनों के खिलाफ। ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। लेकिन ये जो मैसेज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया गया है इन देशों के बीच में, इसका क्या असर आगे आने वाले दिनों में दिखेगा, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान चाइना के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पाकिस्तान साउथ एशिया में अमेरिका के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इजराइल को कंधा बनाया था मिडिल ईस्ट में, वैसे ही पाकिस्तान को कंधा बनाया साउथ एशिया में, यूज़ किया जाता है। यही वजह है कि उसको लंच पे बुलाया जाता है, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है, रीसेंट डेवलपमेंट का जिक्र कर लेते हैं, उससे पता चलेगा। देखिए, रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि ब्रिक्स अपने परिवार को बढ़ाना चाहता है। ये सब क्यों है? देखिए, किसी इस तरह के मंच पर किसी भी तरह की बात बार बार जब तक नहीं दोहराई जाएगी, और यही वजह है कि भारत आपको पहले चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी, भारत चाहता है इवेंचुअली दूसरी अर्थव्यवस्था पर जाएंगे। तो जब जिस कंट्री के पास ज़्यादा संसाधन होते हैं फिनेंशियली, और फिर हमारी ताकत तो है 140 करोड़ लोग, तो फिर चीज़ें का इम्पैक्ट आता है। तो आज जो बोली गई चीज़ें हैं, आने वाले समय में उसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि
छोटे छोटे जो देश हैं जिनसे भारत संबंध बनाता है व्यापार के, बायलैटरल जो लगातार जो दौरे वो कर रहे हैं, 70 देशों से ज़्यादा वो दौरे कर चुके हैं। इसकी वजह ये है कि आतंकवाद और ऐसे वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर छोटी छोटी कंट्रीज भी साथ आएँ, इसीलिए वो साउथ ग्लोबल पे लीड करना चाहते हैं। और वैसे भी देखिए, जहाँ पे बात आतंकवाद की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बात कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और ये जो उन्होंने मंच पर जो दहाड़ा है वो ऑपरेशन सिंदूर जारी होने का एक मैसेजिंग है कि हम भूले नहीं हैं, सब कुछ सामान्य नहीं है और हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही है कि टेररिज्म पे कोई साथ हो या ना हो, भारत अपनी लड़ाई और दूसरे देशों के लिए भी लड़ाई लड़ता रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दूसरे देश, चाहे ब्रिटेन का जिक्र कर ले, अमेरिका का जिक्र कर ले, ऐसे कई देश छोटे बड़े हैं जो इसका दंज झेल चुके हैं। और आज जो चाइना को उस दिन समझ में आएगा जिस दिन बीजिंग में बम फटेगा, जिस दिन वहां पर ड्रोन्स गिरेंगे, तब उसको समझ में आएगा कि वो किसको पाल रहा था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत बार बार ये बता रहा है कि आज भले ही आपको उसकी चीज समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन एक दिन आतंकवाद आप तक पहुंचेगा। तो उसके, और अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हम छोटे बड़े देशों के साथ, एक तो हम यूनिपोलर वर्ल्ड ना रहने दें, बाइपोलर ना रहने दें, जाहिर तौर पे उससे मोनोपोली अमेरिका, रशिया, कनाडा, फ्रांस की खत्म होती है, चाइना की खत्म होती है। दूसरी बड़ी बात है कि जब छोटे छोटे देश एक लीड में एक किसी मकसद के लिए साथ आते हैं तो वो बड़ा रूप ले लेते हैं। तो आप देखिए रिसेंट डेवलपमेंट, जिसको 2024-25 के कहेंगे, तो ब्रिक्स ने एक्सपेंशन पे फोकस किया है। इजिप्ट, यूएई, इथोपिया जैसे नई कंट्रीज को इनवाइट किया गया, जिससे कि वो भी आतंकवाद हुआ और जो भी मैंने आपको अभी बताया कि क्या क्या पॉइंट्स पर वो फोकस करते हैं, उस पर अपनी साझेदारी रखे। और इसके साथ साथ डी-डॉलराइजेशन, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अमेरिका आज ताल ठोक के जो करना चाहता है कर देता है। जी अदिति, हो रही है, गोल्ड में चाहते हैं तो डी डॉलराइजेशन पे फोकस है, लोकल करेंसीज में ट्रेड को बढ़ावा देने पर फोकस है, और एआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोलैबोरेशन बनाने की बात कही गई है। और यूक्रेन वॉर, इसराइल गाजा जो चल रहा है, उस पर भी ब्रिक्स एक ऑल्टरनेटिव व्यू साइट रखना चाहता है। वो अपने आप पे बहुत महत्वपूर्ण है कि डेवलपिंग कंट्रीज इसको लेकर क्या सोचती हैं, उनका जो ट्रेड है वो कितना अफेक्ट होता है, वो क्या चाहते हैं। सिर्फ अमेरिका तय नहीं करेगा कि क्या होगा। इसके साथ साथ क्लाइमेट, फिनेंस और रिन्यूएबल एनर्जी पे कोलैबोरेशन का फोकस। तो ये तमाम इन मुद्दों पर वर्ल्ड को साथ लाना, अलग अलग कंट्रीज को, साउथ ग्लोबल को साथ लाना, और उसके बाद टेररिज्म पर एक मार करना। तो ये एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसपे निरंतर आगे चलते रहना पड़ेगा अपनी मंजिल को पाने के लिए, जिसका प्रयास लगातार प्रधानमंत्री करते हैं। अदिति, इस समय जो अमेरिका से कमोबेश जो तस्वीर निकल करके सामने आती है वो कुछ ऐसी है कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट की नीति के साथ डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि अपने कार्यकाल तक अमेरिका सही स्थिति में होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कोशिशें कर रहे हैं जैसे कि टैरिफ बढ़ाना, ये कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए अमेरिका को फायदा देगा। लेकिन ऐसा लगता है कि चूंकि अब जो बाकी देश हैं, ब्रिक्स जैसे जो देश हैं, वो संगठित हो रहे हैं, डी डॉलराइजेशन जिसका आप जिक्र कर रही थी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रशिया की भूमिका इससे करने में सबसे ज़्यादा रही है। रशिया की तरफ से ये चाहत भी और भारत की तरफ से भी। ऐसे में अमेरिका की स्थिति को आने वाले दिनों में कैसे देखते हैं? और वैसे भी मैंने जैसा आपसे कहा थी कि 6 साल या 4 साल अमेरिका के लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन बाकी देशों के साथ संबंध स्थापित करना ये भी अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है। इतने बड़े स्तर पर कोई भी प्रयास होता है तो उसमें समय लगता है। अमेरिका महाशक्ति था, अभी भी लगता है, लेकिन अगर आप ग्लोबल बहुत सारे अभी फ़िलहाल में जो रिव्यूज़ हुए हैं, जिस तरह का रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद से 44% लोकप्रियता डोनाल्ड ट्रंप की कम हुई है। इसके अलावा आपको भले ही लगता है कि आप महाशक्ति हैं, लेकिन ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। आप सोचेंगे कि आप ट्रेड टैरिफ धमका देंगे तो हर एक चीज़ का ऑल्टरनेट है, चीज़ें इवेंचुअली इंडिस्पेंसिबल होती हैं। तो अब आप देखिए, ब्रिक्स का भी एक जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन है, कि अगर हम अमेरिका, ठीक है अमेरिका के साथ हमको ट्रेड करना है, लेकिन अगर वो इतना बड़ी संख्या में टैरिफ थोप देगा तो फिर ये छोटे छोटे कंट्रीज जो डेवलपिंग हैं, जो ट्रेड करना चाहती हैं, वो डाइवर्सिफिकेशन सोचेंगी, वो ऑल्टरनेट सोचेंगे। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका
की इतनी बड़ी वो हो खुद की पॉपुलेशन जैसे भारत की है। भारत कंज्यूमर भी हो सकता है, भारत प्रोड्यूसर भी हो सकता है, भारत अपने ही आप में बेच के खा सकता है और देश चला सकता है अगर वो सोच ले। मेक इन इंडिया हो चुका है, डिफेंस का जो तमाम तरीके के जो हथियार हैं वो अब दूसरे देश चाहते हैं, तो भारत खुद को खड़ा कर रहा है। भले ही आज नहीं दिख रहा, लेकिन जो आज हो रहा है वो एक दशक बाद बहुत बड़े रूप में दिखेगा। तो अमेरिका जो आज कर रहा है वो भले ही आज नहीं दिख रहा, पर वो डिप्लीट होते होते उसकी पावर एक दशक बाद बहुत बुरी स्थिति में होगी, क्योंकि वहाँ की एजुकेशन परसेंटेज कम होती जा रही है, वहाँ पे इलिटरेसी रेट बढ़ती जा रही है। तो अमेरिका आज भले ही सोचे कि वो यूनिपोलर वाली स्थिति लेकर आए, वो जो चाहे वो करवाए, वो ईरान को कभी भी लेट डाउन करे और वो ये सब करे, लेकिन अगर वो ट्रेड टैरिफ और इस तरह के फैसले लेगा तो ब्रिक्स जैसे जो सम्मेलन हैं, ब्रिक्स जैसे जो ग्रुप्स हैं, वो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो आज नहीं तो कल इवेंचुअली अमेरिका की ताकत को कमज़ोर करेगा। और मेडिकल का सामान की बात कर लें, एआई के बहुत सारे सामान की ऐसा जिक्र कर लें जिसमें अब, और बहुत सारे प्रोडक्शन का जिक्र कर लें, क्रूड ऑयल का जिक्र कर लें, इन सब में अमेरिका भी बहुत सारे देशों पर डिपेंडेंट है। पर एक चुनौती ज़रूर है, क्योंकि समय कम है तो मैं उसका जिक्र करना चाहती हूँ, जो चैलेंजेस ब्रिक्स के सामने हैं अभी। अब देखिए, इंडिया और चाइना एक ही मंच पर है, लेकिन मानसिक रूप से एक दूसरे से कोई मेल नहीं है। ये एक बड़ी चुनौती है कि मेंबर्स के बीच की सोच का फर्क, ये एक बहुत बड़ी है कि जैसे इंडिया चाइना बॉर्डर पे अमेरिका कुछ सोचता, चाइना कुछ सोचता है, भारत कुछ सोचता है वो ब्रिक्स में। तो जब सब लोग एक दिशा में नहीं देखेंगे तो उसकी जो सक्सेस रेट है वो कहीं ना कहीं स्लो होती है। दूसरी चुनौती है कोऑर्डिनेशन और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की कमी। आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में भी यही था कि हम ब्रिक्स को क्यों बनाया था, हम उस दिशा में है ही नहीं, जिसमें उन्होंने आतंकवाद का जिक्र किया। दूसरी बड़ी बात है करेंसी और ट्रेड सेटलमेंट में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। सबको लगता है कि हमारी करेंसी अपर हैंड हो, तो एक खास तौर पे चाइना की एक बड़ी इशू है। चाइना भारत को हमेशा एक अपना विकल्प के लिहाज से देखता है, तो वो उसको काटना चाहता है। तो जब आप ब्रिक्स जैसी जगह हो तो कई बार आपको सेल्फलेस थॉट प्रोसेस में आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये सारी चुनौतियां हैं जो अमेरिका को फायदा दे जाती हैं। तो ऐसी और कई ऐसी कंट्रीज के लिहाज से वो सोचता है कि वो ब्रिक्स पे कंट्रोल कर पाएगा। तो जाहिर तौर पे चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन अमेरिका ऐसे गलत फैसले करके पिछले उसने 6 महीने के अंदर, ना सिर्फ खुद डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन अमेरिका के अंदर भी आपसी खींचतान, पॉलिटिकल खींचतान देखने को मिली है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आवाज़ें दिखी हैं और बिजनेसमैन ना सिर्फ अमेरिका पर विश्व भर में उनसे परेशान हैं। तो वो कहीं ना कहीं अमेरिका को आने वाले समय में इम्पैक्ट करेगा और खुद डोनाल्ड ट्रंप की उपलब्धि को, खुद डोनाल्ड ट्रंप की जैसे बोलते हैं कि उनके वर्चस्व को इम्पैक्ट कर रहा है। भारत एक डिसिप्लिन कंट्री की तरह आगे बढ़ रहा है, जिसका एक उद्देश्य है कि ट्रेड करें, ना हम छेड़ेंगे ना छेड़ोगे, टेररिज्म पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और यही उद्देश्य, यही संदेश वो देकर आए। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान इस समय अमेरिका की गोद में जाकर के बैठा है अदिति, और पाकिस्तान ये समझ रहा है कि वो कुछ भी करेगा, डोनाल्ड ट्रंप उनका साथ देंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका की खिलाफत इस समय लगभग जो मैक्सिमम जो बिग कंट्रीज है वो इस समय कर रही है। ये अमेरिका की सेहत के लिए तो अच्छा नहीं है, साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टैरिफ, जिसका दम दिखा करके अमेरिका लगातार आगे बढ़ रहा है, जो आंखें तरेर रहा है, उसके लिए किसी डिसीजन पर इन कंट्रीज को आना बहुत जरूरी है। देखिए, अमेरिका सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज कर रहा है और पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। पाकिस्तान अगर अपने दम पे, जैसे हमने सुना हाल ही में जो उपसेना उनका बयान आया था, उन्होंने कहा कि हमने 3 कंट्रीज से जीत हासिल करी है, क्योंकि बिहाइंड द कर्टन्स चाइना भी थी, टर्की के तो ड्रोन्स थे, नजर आ रहे थे, सब कुछ था। तो देखिए, भारत कभी ये सोच नहीं सकता था कि वो ऐसी 2 ताकतवर कंट्रीज जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगी, उसके बाद भी भारत के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। अमेरिका ने ज़रूर इस पूरे स्वाद का मज़ा खराब कर दिया, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का जिक्र है, पाकिस्तान अंदर से खोखला हो चुका है। पाकिस्तान को केवल और केवल चाइना अपने मंसूबों से यूज़ कर रहा है। धीरे धीरे वो उसकी ज़मीन लेता जाएगा, वो उसको डेट में लेकर आ रहा है और उसके विकल्प में वो कुछ मांगेगा। टर्की का केवल उद्देश्य है कि पैसे दो, सामान लो। अगर भारत भी लेगा तो वो भारत से भी यही संबंध रखेगा। हाँ, ये बात अलग है कि कश्मीर और इस्लामिक वाले मुद्दे पर ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड वाला फैक्टर टर्की के साथ आ जाता है।
लेकिन चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे टर्की हो, कोई भी देश उसको केवल इस्तेमाल के लिए कर रहा है, लेकिन पूरा विश्व ये जानता है कि भारत क्या है। जी, भारत उनके लिए खुद की अर्थव्यवस्था ठीक रखने का देश है। भारत उनके लिए कंधे से कंधा मिला के एक एल्डर ब्रदर के लिहाज से है। भारत उनके लिए 140 करोड़ वाले कंज्यूमर वाली कंट्री है। तो भारत और पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कोई कंपैरिजन नहीं है। जी अदिति, लेकिन भारत और बड़ा ना हो जाए इसलिए हथियार के रूप में पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है, जाहिर है। और इसका नुकसान खुद अमेरिका को भी देखना पड़ेगा। और आज ब्रिक्स जैसे सम्मेलन में जब भारत अमेरिका को चेतावनी देता है बिटवीन द लाइंस, तो अपने आप में दूर तलक ये समझने चाहिए कि आगे के संबंध, आगे की कैसी चीजें होने वाली। जी अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के